हेलो एवरीवन, आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज आज हम शुरू कर रहे हैं ब्लॉक 6. फाइनली वी आर डन विथ ब्लॉक 5. दैट वाज वेरी लॉन्ग एंड टू बी ऑनेस्ट अ लिटिल बिट टीडियस एट टाइम्स, बट ब्लॉक 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटा है एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लॉक 6 से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे एंड ये काफ़ी ईजी है. सो मेक श्योर दैट यू डू दिस ब्लॉक वेरी नाइसली, वेरी प्रॉपरली एंड देन यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेल इन द एग्जाम. सो आज जो है हम यूनिट 1 से शुरू करेंगे जिसमें कि है इंट्रोडक्शन टू सोशियो लिंग्विस्टिक्स. एंड इसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में. बट उसके पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो कि है हाउ आई मेट योर मदर से. इफ यू हैव सीन दैट सीरीज, इट्स जस्ट अ क्लिप एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट वॉच इट बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमें इस वीडियो के एंड में जो मैं लास्ट वाला जो पार्ट है जो कि है वर्नाकुलर्स के बारे में, जब हम वो डिस्कस करेंगे आपको ध्यान में आएगा कि किस बारे में बात कर रही थी. सो लेट्स स्टार्ट विद सम फन. Oh, hell no! I think you're gonna enjoy this. Not my girl Michelle. Bitch, you know it. Oh, she living the only way she know how to. Lord. Oh, girl, you got to get your drink on up in there. I'm hoping my fat ass can hustle me up a vodka Gatorade. For real? It's a dog. You feel me, Shell? Mm-hmm. For real. He a scrub. True that. I'm gonna get me my champagne and grape soda on. So how's Columbia? Great. I'm almost done with my dissertation. I'm getting a PhD in behavioral psychology. I know. Whenever I'm around Lily, she just brings out that side of me. There's a psychological term for the phenomenon. Vertigo? No. Actually, it's associated. See, the neural pathways that. Oh no, you did not just pull on my jam. So now that you have seen that video, did you notice that Lily switched her personality by switching her language? She did not only switch the way she spoke. उसने इंग्लिश ही बोला था, इंग्लिश उसने चेंज नहीं किया था, बट उसका डायलेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था. एंड डायलेक्ट के साथ साथ आप नोटिस करेंगे कि उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत चेंज हो चुकी थी. सो ऐसा कैसे हो रहा है? ये लैंग्वेज और उसकी एक्सेंट और डायलेक्ट के चेंजेस के बेसिस पे उसने इतना सारा चेंज अपने आप में ले आई है वो. तो आज की इस यूनिट में हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन बाय द एंड पहले पढ़ाई करते हैं और फिर हम जानेंगे कि लिली ने ऐसा किया क्यों. जो हम कवर करेंगे वो 4 टॉपिक्स हैं. देयर आर 10 क्वेश्चन विद आंसर्स. देन देयर आर माइक्रो एंड मैक्रो सोशियो लिंग्विस्टिक्स. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आ जाता है, तो इसको अच्छे से समझिए. इनफैक्ट इवन जो ये 10 क्वेश्चन जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये क्वेश्चंस भी कैसे आ जाएगा आपको एग्जाम में कि ये स्टेटमेंट दे देंगे और बोल देंगे कि ठीक है इसको डिफाइन करो या इसको डिफेंड करो या व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट, और 20 मार्क्स का वो पूरा आंसर होगा. सो यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली, तो आपको इसके आंसर्स पता होने चाहिए. एंड देन वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जो कि है लाबोव का एक्सपेरिमेंट. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको. और जो लास्ट में वर्नाकुलर नॉर्म्स हैं जिसका मैंने आपको वीडियो दिखाया है, इसके बारे में हम बात करेंगे. So I hope you are ready to start. So now that you're able to see these questions properly, आप चाहे तो इन्हें read भी कर सकते हैं pause करके वीडियो. But I will start with the answers to the question, जिसमें हम question भी discuss करेंगे और answer भी. So सबसे पहला question क्या है कि is language static or variable? This question has been answered here कि language static है, variable है. तो language बिल्कुल भी static कभी नहीं होती है. language के variation बहुत ही अलग अलग points पे होते हैं, जैसे कि उसका phonological, morphological, syntactical, semantical, या फिर उसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि सेक्स, एज, एजुकेशन, क्लास, कास्ट. इन सब चीज़ों की वजह से भी कोई भी जो लैंग्वेज है वो बहुत चेंज हो जाती है. स्पेशली जैसे आप हिंदी, हम सब क्योंकि वीडियो हिंदी में बना रहे हैं तो आई एम होपिंग कि आपको हिंदी आती होगी, आई एम अज्यूमिंग दैट. तो हम सबकी हिंदी भी सेम नहीं है. मेरी हिंदी आपकी हिंदी से काफ़ी अलग हो सकती है. अगर आप मुंबई में जाके लोगों से हिंदी से बात करेंगे तो वो बहुत ही अलग होगी, वहीं यूपी के लोगों की हिंदी बहुत ही ज़्यादा अलग होती है. तो ये और सिर्फ यही नहीं है, मुंबई में भी सबकी हिंदी सेम नहीं होगी. राइट, यू मस्ट हैव सीन दो साउथ बॉम्बे गर्ल्स की वीडियो, या फिर आपको दूसरे मुंबई में जो टिपिकल चलता है अपुन अपुन वाली जो हिंदी है, जो कि शायद हमें बहुत अलग लग सकती है. तो इससे हमें पता चलता है कि हिंदी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. राइट, तो ऐसे ही बाकी भी जितनी लैंग्वेज है वो सारी अपने आप में बहुत सारे उनमें वेरिएशन होते हैं. दिस इज़ वाई अ लैंग्वेज इज़ नॉट स्टैटिक एंड इट इज़ डायनामिक बिकॉज इट चेंजेस बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स. किसी ने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई की है, उनकी क्लास क्या है, उनकी कास्ट क्या है, उनकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उनकी एज, एजुकेशन, बहुत सारे बेसिस पे जो है ये चेंजेस उसमें आते रहते हैं. So we can conclude that the nature of the language is dynamic. Okay, it's not static but it is dynamic. Next question हमारे यहाँ पे है to what extent are social factors responsible for language variation? क्योंकि ये आंसर्स काफ़ी सिमिलर ही हैं, आप मतलब सिमिलर चीज़ें लिख सकते हैं, बट इसका उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अमेरिका जो कि इतनी बड़ी कंट्री है, राइट, बट दे ऑल स्पीक इंग्लिश. अमेरिका से ही लगी हुई एक कंट्री है कनाडा, एंड देयर मेजर लैंग्वेज इज इंग्लिश. सेकेंड लैंग्वेज है फ्रेंच, बट मेजर लैंग्वेज इज इंग्लिश.
तो अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री होके, आई ट्राई टू add a map over here or size of the country, इतनी बड़ी कंट्री होके they all speak the same language, and India in comparison to the size of America बहुत ही छोटा है, लेकिन हमारे यहाँ पे उतने से ही रीजन में कितनी 1652 लैंग्वेजेस बोली जाती है, जो कि आप नोट करेंगे तो काफ़ी ही ज़्यादा डिफरेंट है, राइट। तो हमारा जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है इस चीज़ को। अब हम आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, हाउ इज इट दैट पीपल आर एबल टू कम्युनिकेट डिस्पाइट वेरिएशन। ओके, इसका आंसर हमें इधर मिलेगा, ये चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट वाली मार्क करके रखी है। तो उन्होंने बोला है कि जब कोई भी दो इंडिविजुअल हैं दुनिया में, वो कभी भी एक जैसे नहीं होंगे। हो सकता है कि मैं एक ही सेंटेंस बोलूँ, लेकिन आप में से कुछ लोग उसको एक तरीके से लें और कुछ लोग उसको दूसरे तरीके से लें। सो उन्होंने बोला है कि पीपल दे आर ऑलवेज डिफरेंट एंड दे कंस्ट्रक्ट मेंटल मैप्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरप्रिटेशन, राइट। सबका इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। एंड देर आर टू फोर्सेज, हमारे दो फोर्सेज है जिसपे हम बात करते हैं। एक है जो सिमिलैरिटीज के बारे में बात करता है, दूसरा जो है वो डिफरेंसेस के बारे में बात करता है। तो अगर मुझे लोगों से मिलना जुलना है और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अपना एक हिस्सा माने, तो मैं एक तरीके से बात करूंगी, लेकिन उसी बड़े ग्रुप का हिस्सा होते हुए भी मैं चाहूंगी कि मुझे लोग एक इंडिविजुअल की तरह जाने, तो मैं अपने दूसरे इंडिविजुअलिस्टिक जो आइडेंटिटीज है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको मैं सामने लाने की कोशिश करूंगी। इसीलिए ये जो यहाँ पे हाईलाइट किया उन्होंने, कन्फॉर्मिटी एंड इंडिविजुअलिज्म, ये दोनों ही फैक्टर्स जो हैं ये लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो हो सकता है कि मैं भी हिंदी बोलूँ बिकॉज आई वांट टू बी, नॉट हो सकता है बट हो रहा है कि मैं हिंदी ही बोलूँ, क्योंकि ये मेरी लैंग्वेज है, मुझे लोगों से बात करनी है तो मैं हिंदी में ही करूँगी ऑफकोर्स। लेकिन देन आई विल चेंज मे बी माई बॉडी लैंग्वेज, या फिर मैं अपनी एक्सेंट चेंज कर लूँ, या मैं कुछ थोड़े बहुत मे बी इंग्लिश के वर्ड्स उसमें डाल दूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू साउंड कूल, क्योंकि इंडिया में बहुत नॉर्मल है ऐसा करना। सो बिकॉज हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश बोली तो बहुत अच्छी बात है। सो हो सकता है कि मैं ऐसे कुछ चेंजेस लाऊं टू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सेवेंथ क्वेश्चन जो है, कैन लैंग्वेज बी यूज्ड एज अ टूल फॉर पावर इन ऑल स्फीयर्स ऑफ सोशल लाइफ लाइक एजुकेशन, रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन etc. Can it lead to social exploitation? Okay, so just as I was mentioning कि हमारे यहाँ पे इंग्लिश को काफ़ी अच्छा कूल माना जाता है, बेटर माना जाता है, क्योंकि जॉब प्रॉस्पेक्ट्स में भी बहुत बार ऐसे जॉब्स होंगे जो आपको ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, बट एज लॉन्ग एज यू कैन स्पीक इंग्लिश यू कैन गेट द जॉब। हमारे यहाँ कहीं ना कहीं माना जाता है कि जिसको इंग्लिश आती है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है और दैट कैंडिडेट इज़ बेटर। कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत माइंडसेट हमारे यहाँ पे है। सो उन्होंने क्या बोला है कि क्या हम लैंग्वेज को एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं और क्या लोग इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो दोनों ही का आंसर है येस, लैंग्वेज को हम एक टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसका उन्होंने सबसे बड़ा एग्जांपल दिया कि हिंदी और इंग्लिश को इंडिया ने कंपलसरी मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में किया है। क्यों किया है? ताकि हमारे जो फॉरेन जाने के प्रॉस्पेक्ट्स हैं या हमारे बाहर के लोगों से काम करने के प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो बढ़ जाए, इंग्लिश के लिए स्पेशली मैं बोलूँगी। और हिंदी को उन्होंने नेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की है। देन देवर एफर्ट्स पुट इनटू दिस। अपने आप नहीं हो रहा था ये कि इंग्लिश में एजुकेशन शुरू हो गया है, हिंदी में हमारे यहाँ ऑफिशियल चीज़ें पब्लिश होने लगी है, ऐसी चीज़ें उन्होंने उसके लिए एफर्ट्स डाले हैं। अब उन्होंने बोला है कि लेकिन क्वेश्चन हमारा मेन क्या उठता है कि व्हाई इज इट दैट अ वर्ड लाइक बॉय इज कॉल्ड लड़का बाय सम एंड देन लड़का बाय अदर्स एंड दिस इज एम्पेरिकली टेस्टेड। तो क्योंकि हमने बात की थी कि एक्सेंट या डायलेक्ट की वजह से इसमें ये सारे चेंजेस आ जाते हैं कि लड़का ही हिंदी में हम बोलेंगे, कोई लोग लड़का बोलते हैं, तो मे भी अलग अलग लैंग्वेजेस में ये डिफरेंसेस आते होंगे। अब ये हो सकता है कि वो अलग अलग जगह रह रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो अलग अलग कास्ट के हैं, या फिर वो किसी दो डिफरेंट सोशल स्टार्टर्स ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। वी आर नॉट श्योर ऑफ द आंसर येट, बट दीज कुड बी सम ऑफ द पॉसिबल रीजंस। तो हमारे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है कि क्या लैंग्वेजेस एक सोशल चेंज इनिशिएट कर सकती हैं, क्या लैंग्वेजेस खुद चेंज होती हैं, और क्या लैंग्वेज प्लानिंग एसेंशियल है। लैंग्वेज प्लानिंग के बारे में हम एक्चुअली बहुत डिटेल में आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे ही, बट अभी के लिए जो टॉपिक्स हैं हम उन्हें कवर करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे जो है समझाने की कोशिश की कि कोई भी जो नेटिव स्पीकर होता है किसी भी लैंग्वेज का, ओके, सो दैट पर्सन ऑलरेडी नोज कि कोई चीज़ सही है या गलत है। मे बी उसको ये नहीं पता होगा कि नाउन के बाद में वर्ब आता है, वर्ब के बाद में हमारे आगे की चीज़ें होती हैं, बट उसे ये पता है कि यार ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस गलत है। सो एंड उसके कुछ ना कुछ रूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि रूल्स नहीं है और तुम्हारे जो मन में आएगा तुम वो बोलोगे, बट वो क्या रूल्स है वो सबकॉन्शियसली उसके माइंड में ऑलरेडी होते हैं, उसे वो ऐसे लिखने पढ़ने या याद नहीं करने पड़ते हैं। And the best thing is that the creative ability of producing and understanding an infinite number of novel sentences from a finite set of rules is what distinguishes humans from animals, right? हमारे पास जो rules हैं किसी भी language के sentences बनाने के वो finite है, लेकिन उससे हम infinite sentences बना सकते हैं, right?
सो ये अपने आप में ही जो है बहुत ही एक मैजिकल चीज़ है। डायलेक्टोलॉजी की बात की है तो डायलेक्ट्स की जब बात की है 19th सेंचुरी के आसपास जो है साइंटिस्ट आप मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने वाले जो लोग थे जैसे कि जूल्स जॉर्ज हैंस कुरत ये सब जो लोग हैं इन्होंने डायलेक्ट के फॉर्म्स पे ध्यान देने की कोशिश की थी और समझने की कोशिश की थी कि क्यों हम हमारे पास इतनी सारी डायलेक्ट हैं और सब कुछ है। उसका उन्होंने एक ही रीज़न दिया है कि अगर एक लैंग्वेज को यूज़ करने वाले दो लोग भी इस दुनिया में हैं तो वो दो लोग भी उस लैंग्वेज को अलग अलग वे में परसीव करेंगे, उनके प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे चेंज हो सकते हैं, मे बी विद एज इट माइट चेंज, विद एजुकेशन इट माइट चेंज। तो जब दो लोग भी और हमारे पास दो फॉर्म्स है तो कोई लैंग्वेज अगर मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ जो लोग हैं वो यूज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उसके जो डिफरेंसेस हैं वो तो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो ही जाएंगे विद द सोशल एंड जोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी टू विच द स्पीकर बिलोंग्स। और इसीलिए हमारे पास जो है बहुत अलग अलग टाइप के डायलेक्ट्स जो है वो आ जाती हैं। अब उन्होंने इसी की एग्जाम्पल देके कहा था कि जैसे कि इंग्लिश के दो वर्ड्स हैं बेद एंड ग्रीजी। बेद को कुछ लोग बाथ पढ़ते हैं एंड बोथ आर लाइक दे आर फाइन, दे आर नॉट रॉन्ग। सो बाथ या बेद हो सकता है, वहीं ग्रीसी में ये ग्रीजी हो सकता है कुछ डायलेक्ट्स में एंड कहीं कहीं ये ग्रीसी होता है। सो दीज लाइन्स आर कॉल्ड आइसोग्लॉसेस कि उन्होंने जहाँ पे ये सर्वे किए थे उन्होंने उसको जोग्राफिकल बाउंड्री पे मार्क किया ऐसे मैप पे कि कौन से एरिया में मान लीजिए एक स्टेट में इसको ग्रीजी पढ़ा जा रहा है दूसरे स्टेट में इसे ग्रीसी पढ़ा जा रहा है। सो इट डिपेंड्स कि उस एरिया में उसे क्या बोला जाता है एंड दिस इज व्हाट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। तो आप भी वही चीज़ बोलोगे। अगर आपके आसपास हर कोई इसको बेद बोल रहा है तो आप भी इसे बेद बोलोगे। वहीं आपके आसपास अगर हर कोई इसको बाथ बोल रहा है देन यू विल ऑल्सो स्टार्ट स्पीकिंग बाथ। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी तो मैंने एक सीबीएसई स्कूल से आईसीएसई स्कूल में एडमिशन लिया लाइक अबाउट व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड। और वहाँ पे जब मैं गई तो टीचर मैथ्स पढ़ा रही थी एंड व्हेन शी वाज टीचिंग मैथ शी वाज लाइक सो इफ यू गाइस आर 1 rupee and 20 pies we will do this and if you subtract 50 pies from this amount then you will receive this and I was just like what is this pies? I couldn't understand because that was something I had never heard. मेरे स्कूल में हमेशा उसे पैसा कहा जाता था। It seemed like a new word. I thought maybe ये ICSE स्कूल है तो शायद ये लोग कुछ तो इंटरनेशनल पढ़ा रहे होंगे which I don't know, maybe pies is something else, maybe it's related to pie or something. But then later I realized कि it was just पैसा, right? PAISE पैसा। But क्योंकि मेरे जितने भी schools थे वहाँ पे वो लोग उसे पैसा बोलते थे so I knew what a paisa is, like 10 rupee 50 paisa. But in this school all the math teachers they were calling it pies. So I was shocked but I had to accept it and even I started calling it pies because all my teachers, all my colleagues, all my friends, not colleagues, but all my friends, all my classmates, everyone was calling it pies. So I also started calling it pies. तो ये डायलेक्ट तो नहीं है बट कहीं ना कहीं आप समझेंगे कि ये उस स्कूल में या मेरी जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो मेरे अराउंड हैं उनके साथ फिट इन करने के लिए जो है मैंने भी अपनी लैंग्वेज में वो चेंजेस लाए। अब इसके साथ ही हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर आते हैं जो कि माइक्रो एंड मैक्रो सोशियो लिंग्विस्टिक के बारे में है। तो मैंने इसको यहाँ शॉर्ट में 6 पॉइंट्स जो है यहाँ पे उन पे डिवाइड किया है। सो मैंने बहुत ही शॉर्ट में 6 पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे लिखे हैं। ये इसलिए है कि आपको याद रहे ये चीज़ और आप आंसर लिख सके। ऑफकोर्स आंसर अगर 20 मार्क का आता है तो आप सिर्फ ये 6 पॉइंट्स ऐसे छोटे छोटे में नहीं लिखेंगे, आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे। सो ये मेरे माइक्रो के 6 पॉइंट्स हैं एंड ये मेरे मैक्रो के 6 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले सबसे इजी चीज़ जो समझने की है ना इन दोनों के बीच में वो ये है कि माइक्रो जो है वो तुम्हारा लैंग्वेज पे एम्फेसिस करता है। वो ये समझना चाहता है कि कोई लैंग्वेज कैसे बनती है, क्यों बनती है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके गोल्स क्या हैं, राइट, कैसे लोग उसमें बात करते हैं। सो दे आर फोकसिंग ऑन द लैंग्वेज। वही मैक्रो जो है वो किस पे फोकस करती है, सोसाइटी पे, कि कोई लैंग्वेज, कोई सोसाइटी जो है वो कैसे इस लैंग्वेज को यूज़ कर रही है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं इस लैंग्वेज के उस सोसाइटी पे। बिकॉज हम आगे के यूनिट्स में बहुत इंटरेस्टिंग काफ़ी सारी स्टडीज पढ़ेंगे जिसमें पता चलता है कि एक लैंग्वेज जो है वो कैसे आपको शेप करती है। कहीं कहीं पॉइंट्स पे तो आप ये भी सोच सकते हैं कि हम लैंग्वेज नहीं बनाते हैं, लैंग्वेज हमें बना देती है। येस, इट इज़ दैट इंटरेस्टिंग। तो हम जो है ये 6 डिफरेंसेस समझने की कोशिश करेंगे, राइट, बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। तो सबसे पहला जो है पॉइंट वो है कि माइक्रो किसके बारे में बात करती है, लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करती है। वहीं मैक्रो जो है वो क्या करती है, अंडरस्टैंडिंग सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के सोशल एस्पेक्ट को वो समझने की कोशिश करती है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है कि इसको कौन पढ़ता है, माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक है उसे पढ़ने वाले होते हैं लिंग्विस्टिक्स एंड डायलेक्टोलॉजिस्ट, राइट। इसकी स्टडीज जो करते हैं वो ये 2 लोग होते हैं। वहीं मैक्रो को पढ़ने वाले जो होते हैं वो होते हैं सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल साइकोलॉजिस्ट, राइट, क्योंकि ये सोसाइटी से जुड़ा हुआ है इसलिए इसकी स्टडी करने वाले मोस्टली सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। अब अगर मैं तीसरे पॉइंट पे आऊँ
तो जो मेरा माइक्रो है उसे हम कहते हैं या कंसिडर करते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स का पार्ट, वहीं जो मेरा दूसरा वाला है इसे कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है इन द रेलम ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ अ लैंग्वेज, सोशियोलॉजी ऑफ अ लैंग्वेज। तो इसके रेलम की बात की जा रही है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट पे आऊँ तो मैंने वहाँ स्टार लगाया बिकॉज ये थोड़ा बड़ा पॉइंट है एंड मैं उसको वहाँ समराइज नहीं कर पा रही थी कि ये जो माइक्रो पर्सपेक्टिव है क्या इन्वेस्टिगेट करता है कि कोई लैंग्वेज क्या क्या वेराइटीज हैं, क्या पैटर्न्स हैं, उसके सोशल एट्रीब्यूट्स, उसकी क्लास, एज, सेक्स वगैरह पे वो कैसे अफेक्ट करता है। वहीं मैक्रो में क्या होता है, स्टडीज विद व्हाट सोसाइटीज डू विद दीज लैंग्वेजेस, जैसे कि लैंग्वेज प्लानिंग, लैंग्वेज शिफ्ट, लैंग्वेज मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो में पढ़ते हैं। मोस्ट फाइनली हम आते हैं एम्फेसिस पे। तो किस पे एम्फेसिस होता है, यहाँ लैंग्वेज पे होता है एंड लिंग्विस्टिक्स पे एम्फेसिस होता है। वहीं मैक्रो में क्या होता है, सोसाइटी एंड सोशल स्ट्रक्चर्स पे एम्फेसिस होता है। एंड लास्ट का जो पॉइंट है नंबर 6, बोथ दोनों के गोल्स जो है वो बहुत अलग अलग हैं। तो हमारे गोल्स हैं वो क्या क्या हैं कि पहले वाले का गोल क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी विद द गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ लैंग्वेज फंक्शंस इन अ कम्युनिटी। वहीं दूसरे वाले का जो गोल है वो क्या है कि वो जानना चाहते हैं कि कोई सोशल स्ट्रक्चर को हम कैसे और बेटर कर सकते हैं या फिर हम उसे लैंग्वेज के थ्रू उसमें क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, उसे कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। सो आई होप दीज 6 पॉइंट्स वर क्लियर टू यू। आप चाहे तो उन्हें एक बार और रीड कर लीजिए या फिर इस पार्ट को वापस से सुन लीजिए ताकि आप जो है एग्जाम में अच्छे से उसको लिख पाएँ। अब हम आते हैं फाइनली हमारी एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन पे। एथनोग्राफी में उन्होंने एक बेसिक सी चीज़ समझाने की कोशिश की है कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, लैंग्वेजेस पढ़ने की कोशिश तो सभी कर रहे हैं, बट उन्होंने एक बेसिक फेलियर बताने की उसमें कोशिश की है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे वो क्या पढ़ना चाहते थे कि कौन से कल्चर में क्या सिस्टम है और क्या क्या वहाँ चीज़ें हो रही है, लेकिन वो लैंग्वेज को इग्नोर कर देते थे। वहीं लिंग्विस्टिक जो है वो क्या करते थे, सिर्फ लैंग्वेज पढ़ते थे लेकिन वो उनकी सोसाइटी के बारे में जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। सो उन्होंने क्या किया कि इन दोनों को जोड़ना चाहिए क्योंकि किसी भी सोसाइटी का एक बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा होता है उसकी लैंग्वेज एंड सिमिलरली किसी भी लैंग्वेज का बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा होता है उसकी सोसाइटी। इन दोनों को जोड़ के उन्होंने क्या बना दिया, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो उसमें वो क्वेश्चन जो था, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे कि कोई एक बच्चा है वो जब बिना किसी रूल्स के वो बोलना शुरू करता है, वो सिर्फ ग्रामर वामर के बारे में कुछ नहीं जानता है। आपने सोचा था क्या क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, हमने कुछ नहीं सोचा था, हमने सीधे बोलना शुरू कर दिया। सो देन वी बिकम अ पार्ट ऑफ अ फुल फ्लेज पार्ट ऑफ दिस स्पीच कम्युनिटी। ये पूरी जो लोग ये सेम भाषा बोलते हैं हमारी तरह, हम उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। हम ये हिस्सा कैसे बनते हैं, हम बोल बोल के बनते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं उसके बारे में जो है इथनोग्राफी में बताया गया है। इसका एक एग्जांपल दिया है कि तू, तुम और आप कैसे चेंज होता है। अगर मेरे दोस्त हैं या हो सकता है कि कोई समवन हु इज बिलो मी ऑन वर्क लेवल या सोशल लेवल या इन सब चीज़ों में, कि मुझे लगता है कि यार ये तो छोटा आदमी है, तो हो सकता है कि मैं उससे तू करके बात करूँ। भाई मैं अपने बॉस से कभी भी तू करके बात नहीं करूँगी, मैं हमेशा उनसे आप करके बात करूँगी। और मेरे कोई उसके बीच वाला कुछ रिलेशन है तो मैं उनसे तुम करके बात करूँगी। सो ये जो है हमें इथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन में आती है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि है विलियम लाबोफ का। इन्होंने जो है न्यूयॉर्क में 1966 में ये एक्सपेरिमेंट किया था एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज अबाउट द साउंड ऑफ आर। आर के साउंड के बारे में था ये एक्सपेरिमेंट। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि आर उस वक्त माना जाता था कि जो जितना अपर क्लास से है वो उतना आर को प्रोनाउंस करता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत अपर क्लास से हूँ देन आई विल प्रोनाउंस इट एज फोर्थ पार्क। ओके, आई थिंक दिस इज वेरी इंडियन प्रोनाउंसिएशन। इंडियन भी नहीं, ये तो आई डोंट नो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो जो आर है वो उसको बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस करेंगे। वहीं जितनी लोअर क्लास में आप जाएंगे, जितनी लोअर कम्युनिटी में आप जाएंगे वो लोग पाक, फोर्थ, वो लोग आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। सो उस वक्त की ये बातें थी, अब चेंज हो चुका है बिकॉज यू विल नेवर कॉल इट एज पार्क और फोर्थ। इट्स वेरी स्ट्रेंज आई से, बट इट्स लाइक पार्क एंड फोर्थ। सो एनीवे ये एक्सपेरिमेंट उसने किया था। सो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जितनी अपर सोसाइटी उतना आर का प्रोनाउंसिएशन, जितनी लोअर सोसाइटी उतना कम आर का प्रोनाउंसिएशन। देन ही वेंट टू न्यूयॉर्क इन दीज 3 डिपार्टमेंटल स्टोर्स। कौन कौन से, सैक्स, मेसीज एंड एस क्लाइन। सैक्स जो है वो सबसे ज़्यादा अपर क्लास है, मेसीज बीच का है और एस क्लाइन जो है वो सबसे छोटा वाला या सबसे लोअर सोसाइटी के जो लोग हैं वहाँ पे आते हैं। उसने क्या किया, वहां जाके उनके स्टाफ से पूछना शुरू किया कि अरे मुझे ना इधर जाना है, कौन से फ्लोर पे। उसको पता था कि उसका आंसर है फोर्थ। ओके, दिस प्लेस वाज एट द फोर्थ फ्लोर। तो जब लोग बोलते थे, जैसे कि जो एम्प्लॉयज हैं वो जवाब देते थे, तो सैक्स में जो है वो लोग सबसे ज्यादा आर का प्रोनाउंसिएशन करते थे, ऑटोमेटिकली ऐसा होता था। मेसीज में मिडिल पे था और एस क्लाइन में जो है सबसे कम वो लोग आर का प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे, विच वॉज प्रिटी एक्सपेक्टेड, राइट। हम मान के चल रहे थे कि ऐसे हमें मिलेंगे देखने के लिए। लेकिन इसके अलावा कुछ और स्ट्राइकिंग या फिर सरप्राइजिंग रिवलेशंस हुए जो हमें
अब आगे देखने मिलेंगे। सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन हमने देखा है वो ये था कि सैक्स में वो लोग 60% ऑफ द टाइम वो लोग प्रोनाउंस कर रहे थे आर, मेसी में 50%, एंड जो एस क्लाइन है वहाँ पे सिर्फ 20% प्रोनाउंस हो रहा था, एंड दिस इज कॉल्ड क्लास स्ट्रैटिफिकेशन। ये तो मैं आपको बता ही चुकी थी। हम आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे कि जब उसने क्या किया, उसने बोला कि अरे मैंने सुना नहीं, जैसे उन्होंने बोला कि 4th फ्लोर, तो उसने बोला कि अरे मैंने सुना नहीं, कुड यू रिपीट। तो जब वो लोग रिपीट कर रहे थे तो वो लोग उसे करेक्ट कर रहे थे, ओके। तो उसने देखा कि जब उसने दूसरी बार, जैसे उसने उसी एम्प्लॉय को पूछा वापस से कि अरे वापस से बोलना, क्या बोलना है, तो जो दूसरे दो यानी कि एस क्लाइन और मेसीज के जो एम्प्लॉय थे, दूसरी बार जब वो बोले तो उन्होंने अपनी चीज को करेक्ट करके वापस आर का प्रोनाउंसिएशन करते हुए 4th फ्लोर बोला। तो उन्होंने क्या किया, खुद को करेक्ट किया। एंड उन्होंने ये चीज नोटिस की लबाव ने कि मिडिल एंड लो क्लास ग्रुप्स विच टेंड टू चेंज देयर प्रोनाउंसिएशन इन केयरफुल प्रोनाउंसिएशन बिकॉज ऑफ देयर सोशल एस्पिरेशन टू डिनोट सर्टेन स्टेटस एंड प्रेस्टीज। क्योंकि वो लोग क्या दिखाना चाहते थे कि हम भी अपर क्लास को बिलोंग करते हैं, इसलिए जब उन्होंने दूसरी बार बोला तो उन्होंने अपने बोलने में थोड़ा चेंज लाया। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि ये जो करेक्शन है ये मोस्टली जो है यंग लोग करते हैं, जो बूढ़े लोग हैं वो इतना उसको नहीं करते हैं। तीसरा जो एक चीज़ उन्होंने नोटिस की उसे वो कहते हैं हाइपर करेक्शन। हाइपर करेक्शन क्या होता है कि जब उन्हें मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोगों को वो चीज़ बोलने के लिए बोली तो वो ज़्यादा ही उस आर को प्रोनाउंस कर रहे हैं, या फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ कुछ वर्ड्स जैसे कि इंडिया को इंडियर प्रोनाउंस किया या आइडिया को आइडियर प्रोनाउंस किया, जबरदस्ती का आर लगाया बिकॉज दे थॉट कि आर बोलने से मैं कूल लगूंगा, जबकि इन वर्ड्स में तो कहीं आर है ही नहीं। इंडिया में कहीं आर है क्या, आइडिया में कहीं आर है क्या, है ही नहीं। बट उनको लग रहा था कि नहीं, मुझे करेक्ट करना चाहिए, मुझे सही सही आर बोलना चाहिए, जिससे कि लोगों को लगे कि आई बिलोंग टू एन अपर क्लास सोसाइटी, और इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर करेक्शन। तो दीज वर सम वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स फ्रॉम लबॉव साइड। बट एक्सपेरिमेंट के कुछ नुकसान भी थे या डाउन साइड हम कह सकते हैं, वो ये थे जो लोगों ने बताया कि इसमें उसने सभी क्लासेस को तो लिया था लेकिन सेक्स, रीजन, एज, इन फैक्टर्स को उसने काउंट नहीं किया था। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि लोग एक्चुअली इतनी क्लियर कट लेयर्स में नहीं रहते हैं। हम अपनी सोसाइटी को सिर्फ ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग फर्स्ट और सेकंड के बीच में हो सकते हैं, कुछ सेकंड और थर्ड के बीच में हो सकते हैं। सो इसीलिए जो इसके एक्सपेरिमेंट को कहीं ना कहीं ये उनके नेगेटिव पॉइंट्स आप कह सकते हैं। ऐसा ही एक और एक्सपेरिमेंट जो है वो नॉर्विच स्टडी में हुआ था, पीटर ट्रुडविल ने किया था। ट्रुड आई एम नॉट सो श्योर। तो इसमें उन्होंने मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगी, बट लाइक लेट्स जस्ट टेक इट क्विकली कि उन्होंने जो है ये साउंड्स ट एंड एच, इन जो साउंड्स के प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात की थी, एंड इसके बारे में उन्होंने नोटिस किया था कि ये जो साउंड है ये ड्रॉप होता जाता है विद सोशल स्केल। सो जितने हायर लोग होंगे वो लोग ये ट एंड ह का साउंड निकालेंगे, वहीं जितने लोअर लोग होंगे वो ये साउंड नहीं निकाल पाएंगे। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है और जो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो दिखाया था। इट वॉज अबाउट द वर्नाकुलर नॉर्म्स। तो वर्नाकुलर नॉर्म्स के लिए उन्होंने यही एग्जाम्पल दिया है कि ब्लैक इंग्लिश वर्नाकुलर जो है इतने सालों से भी चली आ रही है। ये एक्चुअली लैंग्वेज नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश ये सारे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इंग्लिश हैं, बट ये जो ब्लैक इंग्लिश है दिस इज अ वर्नाकुलर एंड ये इतने टाइम से चली आ रही है। और ये कैसे चल रही है, क्योंकि लोग जो है वो एक सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, राइट। वो चाहते हैं कि उनका जो नेटवर्क है, उनके जो लोग हैं वो उनसे क्लोज रहें, एंड दिस इज ऑल्सो देयर वे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड। और इसीलिए वो लोग जो है इस लैंग्वेज को आज तक कितने सालों से उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। शी कंक्लूडेड दैट अ क्लोज नेट नेटवर्क हैज द कैपेसिटी टू फंक्शन एज अ मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग वर्नाकुलर्स एंड एग्जिबिटिंग सॉलिडारिटी एंड ग्रुप आइडेंटिटी, राइट। एग्जिबिटिंग सॉलिडारिटी एंड ग्रुप आइडेंटिटी, ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में यही आइडेंटिटी की बात करते हुए जो है पेज और केलर ने इन 4 चीज़ों पे ध्यान दिया था। उन्होंने कहा कि इसी लैंग्वेज की वजह से जो है लोग अपने ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो अपनी एबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लिंग्विस्टिक सिस्टम में लगा सकते हैं। उनको एक मोटिवेशन मिलता है टू जॉइन और डिफरेंशिएट देमसेल्व्स फ्रॉम द ग्रुप, एंड ऑल्सो इट अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू चेंज देयर बिहेवियर। ये बिहेवियर चेंज के बारे में जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा था लिली और उसकी फ्रेंड के, कि जैसे उसने अपनी फ्रेंड से मिली सडनली शी सो हाइपर एक्टिव, आई वुड से उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है। और इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हम आगे भी देखेंगे। So I hope so far this was clear, you enjoyed this video, and if you did so, please make sure that you like, share and subscribe to the channel. I hope to see you guys in the next one.